दोस्तों आज पेश है अनोखा चल देते हैं। ये खबर चित्र है दोस्तों। एक दिन जासूस टोपीचंद घर के पास लौटकर एक ऐसी खबर सुनाई कि काबली वाला और पिंटू खुशी से उछल पड़े। बड़े दिनों बाद हम छुट्टी कोई छुट्टी नहीं की, इसलिए मैंने सोचा इस बार कश्मीर घूमने चलते हैं। यह देखो हवाई जहाज की टिकटें भी ले आया हूँ। याहू टन टन। और दूसरे ही दिन वेरातानी से पालम हवाई अड्डे पर श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। यह क्या, आप इस विमान में कुत्ते को क्यों ले जा रहे हैं? इसकी इजाज़त नहीं है। परिचालक चिंता न करो, यह साधारण कुत्ता नहीं, कंप्यूटर रोबोट है। और श्रीनगर में हवाई अड्डे में उतरते ही काबली वाला खुशी की सीमा न रही। वाह वाह, यहाँ की हवा में कितनी ताजगी है। दिल्ली की हवा खाते खाते मेरे फेफड़े में जंग लग गया। काबली वाला आगरा पर टोपीचंद एक सुंदर सा सी हाउस बोट में रहने के लिए किराए पर ले लिया। वाह वाह, असन असल में इसी तरह जीने को कहते हैं जिंदगी। दिल्ली की भीड़ भाड़ में पिस कर जीना भला कोई जिंदगी थी? हाँ हाँ, मज़ा आ गया। दिल्ली में जब भी नहाना चाहो तो कमबख्त नल में पानी नहीं होता, और यहाँ जब भी नहाना का मन करो बस कपड़े उतारो और पानी में छलांग लगा दो। ही और काबुली वाला, अभी अकल से काम लिया करो। तुम्हें पता है इस मौसम में जल में डंक लेक का पानी जम कर कितना ठंडा हो जाता है। गुर्र, आए मर गया। आए पाछी, यह लो, लग गया ना तुम्हें जुकाम? अब चलो फटाफटा आग के सामने बैठ जाओ। आए, गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अब जाकर राहत आई है। पाछी काबली वाला, अब तो लगता है जब तक हम कश्मीर में रहेंगे तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों प्यारे? 2 दिन श्रीनगर में घूमने के बाद बर्फ के ढके गुलमर्ग में पहुंचे। काबली वाला, जरा देखो चारों ओर कितना सुंदर नज़ारा है। अब लगता है स्वर्ग देखने की कोई इच्छा नहीं रही मन में। बस इस पठान का जुकाम मुझे भी लग गया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। बाप रे बाप, कितना अजीबोगरीब कुत्ता है। टोपीचंद, यह देखिए यह लोग क्या कर रहे हैं। काबले वाला, इसे स्केटिंग कहते हैं। स्केटिंग करने के लिए खास प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत होती है। यहाँ बहुत से विदेशी पर्यटक स्केटिंग करने आते हैं। यह स्केटिंग करना भला कौन सी मुश्किल काम है? मैं भी ऐसी कलाबाजी दिखा सकता हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है? मैं अभी स्केटिंग करने का सामान किराए पर लाता हूँ, इन छोकरों को अपना कमाल दिखाता हूँ। काबुली वाला, कहीं तुम बखेड़ा ना खड़े कर देना। और फिर काबुली वाला, जरा सावधानी से, चिंता न करो। और अगले पल काबुली वाले ने स्केटिंग के लिए ढलान की ओर बढ़ा और उसने ऐसी जबरदस्त छींक आई कि उसका संतुलन पूरी तरह खो गया और गिरा। और जैसे ही काबुली वाला ढलान से लुढ़कता गया, उसके चारों ओर बर्फ की परत लिपट गई। और जब बस बेस कैंप पर पहुंचा कर रुका तो एक विशाल बर्फ का गोला बन चुका था। वाह वाह, क्या स्केटिंग की इसने! आज तक ऐसा मजेदार नज़ारा नहीं देखा। हा हा हा। टोपीचंद और पिंटू घबराए हुए नीचे बेस कैंप की ओर दौड़े। काबली वाला, तुम ठीक तो हो? जैसे ही काबली वाले ने जोर से चीख मारी, सारी बर्फ बिखर गई। किस शायर के बच्चे ने कहा है कि यह इलाका स्वर्ग जैसा है? मैं उसकी कलम तोड़ दूंगा। मुझे नहीं नहीं तो मालूम। एक जब 1 मिनट भी और यहाँ नहीं रहूंगा, मैं आज ही दिल्ली लौट जाऊंगा। गुरु आछी। टोपीचंद ने काबुली वाला को लाख समझाने पर
की की पर शिक्षा की पर को नहीं माना। अच्छी, ठीक है काबुली वाला, तो फिर हम तीनों कल ही फ्लाइट से वापस दिल्ली लौट चलते हैं। अब तो खुश हो ना। दूसरे दिन सुबह दिल्ली लौटने की पूरी तैयारी कर चुके थे, तभी उनके पास बोट हाउस का मालिक उन्हें सूचना दी, साहब आपसे कोई मिलिट्री का अफसर मिलना आया है। मुझसे भला कौन हो सकता है? कहिए जनाब, मैं जासूस टोपी चंद आपको पता कैसे मिला? टोपी चंद मुझे कैप्टन रामचंद्र कहते हैं। पहले हमने आपसे दिल्ली में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, वहाँ से पता चला कि आप कश्मीर आए हुए हैं। फिर हमने यहाँ चप्पा चप्पा छान मारा और आखिर में आपको ढूंढ ही निकाला। ओह, क्या ज़रूरी काम है जो इतनी मेहनत करनी पड़ी? यह बस आपको यहाँ नहीं बता सकता। मुझे अपने हेडक्वार्टर से संदेश मिला है कि आपको विशेष तौर पर अनुरोध करके लद्दाख ले जाऊं। मामला संगीन है और देश की सुरक्षा का सवाल है। काबिल वाला, तुम सुन रहे हो चुके हो, हमें लोगों को इसी समय लद्दाख जाना है। लद्दाख में यहाँ से ज़्यादा ठंड हो सकती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपना टिकट दिल्ली जाकर आराम करो करो। क्यों नहीं, ठीक है ना? खाक ठीक है। आप क्या सोचते हैं, आप और पिंटू लद्दाख में अपनी जान से खेलते रहेंगे और मैं दिल्ली जाकर आराम कर सकता हूँ? मैं भी आप लोगों के साथ लद्दाख चलूँगा। कुछ ही देर बाद वे वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में पहुंचे। कैप्टन रामचंद्र, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो यह विश्व प्रसिद्ध आनंद सरोवर है जो हमारे देश की मुख्य नदियों का स्रोत है। टोपी चंद, आपने ठीक पहचाना, यह आनंद सरोवर है और वही हमारी मंजिल है। और फिर उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा। यह क्या, सरोवर के चारों ओर इतने पैमाने पर मिलिट्री कैंप क्यों लगा है? टोपी चंद जी, जरा धीरज रखिए, नीचे पहुंचकर आपको सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। सरोवर के पास एक छोटे से हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारा। आइए टोपी चंद जी, हमारे लद्दाख में आपका स्वागत है। मुझे हुकूमत सिंह कहते हैं। बड़ी खुशी आपसे मिलकर मेजर साहब। ये मेरे दोस्त काबुल वाला और पिंटू हैं। और फिर मेजर हुकूमत सिंह ने उनको अपने टेंट में ले गया। मेजर साहब, अब तो रहस्य से पर्दा उठाइए, यह बताने का कष्ट करें कि इतनी बड़ी सेना के होते हुए इस नासी जासूस की जरूरत क्या पड़ी है? टोपी चंद जी, पैरेज में चुभे कांटे को निकालने के लिए तलवार की नहीं बल्कि छोटी सुई की जरूरत होती है। क्यों, ठीक कहा ना? हे। टोपी चंद, आज से ठीक 21 दिन पहले इस इलाके में हम लगे गुप्त रडारों से हमें पता चला कि हमारे देश में आकाश में कोई गुप्त विमान उतरा रहा है। सूचना मिलते हैं वायुसेना के लड़ाकू विमान उस गुप्त विमान का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उस घटना के 4 दिन बाद ही आनंद सरोवर में आए कुछ तीर्थ यात्रियों ने हमें सूचना मिली कि उन्होंने रातों में सरोवर में एक विशाल जल दैत्य घूमते देखा है। और तीर्थ यात्रियों ने यह भी बताया कि सरोवर के दैत्य दैत्य निकलने जल दैत्य के निकलने के वहाँ पूरा वातावरण एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठा। वहाँ मौजूद सभी लोग को ऐसा लगा कि किसी अनजान ताकत ने उन्हें सम्मोहित कर दिया। उनकी आंखों में सब कुछ देख रही है और उनका शरीर जड़ होकर रह गया। वे बुरी तरह आतंकित थे। वे चाहकर भी अपने आप को उस स्थान से भाग नहीं सकते थे। और जैसे ही जल दैत्य ने अंदर चला गया तो वहाँ फैली रोशनी गायब हो गई और सारे तीर्थ यात्री सम्मान पास से मुक्त हो गए। इस घटना के बाद एरिया कमांडर ने निर्देश पर सैनिक टुकड़ी यहाँ तैनात कर दी। जब हर रात आपके हमारे साथ वही खेल होता है आ रहा है। अति आधुनिक हथियारों से लैस हमारी सेना कुछ भी नहीं कर पाने में असमर्थ है।
और मजे की बात तो यह है कि अनोखे जलदैत्य का आकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहिए टोपी चंद जी, आपको इन सब बातों में विश्वास हुआ या न हुआ? मेजर साहब, इतने साल की जासूस करने के बाद मुझे अनोखी अनोखी बात पर विश्वास करना पड़ता है। तो फिर उसी रात जासू टोपी चंद भी सामना उस अनोखे जलदैत्य से हुआ। तो टोपी चंद तैयार हो जाइए, 12 बजने वाले हैं। जब कुछ ही मिनटों में वह जलदैत्य प्रकट होने पर हमारी जीती जाती जागती मूर्ति बन जाएगी। मेजर साहब, हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉलीवुड का रहस्यमय फिल्म देख रहा हूँ। यह और फिर 12 बजते ही सरोवर के बीचों बीच एक अचानक पानी उबलने लगा। सरोवर में कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो, और इसी के साथ सरोवर के ठीक आकाश में एक विशाल आकाशपुंज निकल आया। सरोवर के चारों ओर तेज रोशनी फैलती चली गई, जैसे सूरज निकल आया हो। धीरे धीरे सरोवर के जल अशांत हो गया और सरोवर में ऐसी भयानक आवाजें आ रही थी जैसे सबके रोंगटे खड़े हो गए हों। और फिर सरोवर में से प्रकट हुआ विशाल जलदैत्य। यप यप, खूसू सू गुपड़ गुपड़। और जलदैत्य लगभग आधे घंटे तक सरोवर के बाहर चक्कर लगाता रहा और आकाश की ओर देखता रहा, अजीब आवाज निकालता रहा। यह तो करिश्मा है, मेरी आंखें भी सब कुछ देख रही है, मेरा दिमाग पूरी तरह काम कर रहा है, लेकिन बस मेरी शक्ति मेरे वश में नहीं है। मैं अपनी पलकें भी नहीं झपका सकता। फिर जलदैत्य वापस अंदर चला गया इलाके। इसके साथ ही आकाश से निकला प्रकाशपुंज भी गायब हो गया और वहां मौजूद सारे लोगों ने फिर से अपनी स्वाभाविक हालत में आ गए। जासूस टोपीचंद जी, आप भी बताइए, अब इस मुसीबत से कैसे पैसा छुड़ाएं? अगर कोई दुश्मन हम पर लड़ने आ गया तो हम सीना तान कर उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपनी एक उंगली हिलाने में असमर्थ हैं। मेजर साहब, मैं आप सबकी बेबसी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मेजर, मैंने पहले ही आपकी अपनी टोपी में लगे कंप्यूटर को ऑन कर दिया था। सब जैसे समय अब हम लोग हिल डुल भी नहीं पा रहे थे। अब मेरा कंप्यूटर अपनी विशेष आंखों से हर चीज का अध्ययन कर रहा था। आइए आपको टेंट में चलेते हैं और देखते हैं मेरा कंप्यूटर इस बारे में क्या जानकारी देता है। टेंट में पहुंचकर टोपीचंद ने कंप्यूटर में उलझ गया और उसने कंप्यूटर ने ये जानकारी दी, टू टू टू, यह जलदैत्य इस ग्रह का नहीं है। इसके शरीर पर सेल रचना कहती है यह जरूर किसी सुदूर ग्रह से आया हुआ है। और ऊपर आकाश में जो प्रकाश पुंज था वास्तव में एक विशाल अंतरिक्ष यान था। उस यान से सरोवर के चारों ओर एक विशेष प्रकार की विद्युतीय तरंगें प्रवाहित की जा रही थी। शायद उन विद्युत तरंगों के प्रभाव से आप लोग निर्जीव हो गए थे, लेकिन सरोवर के जल से विद्युत तरंगों के प्रभाव नहीं नहीं था। अगर आप लोग नौका से जल में जाते तो शायद आप पर सम्मोहित का प्रभाव न हो। बात मन बन गई। हम लोग कल रात को मोटरबोट में उस जल दैत्य के पीछा करते हैं। मेजर साहब, आप एक मोटरबोट और कुछ अतिरिक्त हथियारों का इंतजाम कीजिए। टोपीचंद जी, अभी वायरलेस सेट पर श्रीनगर संदेश भिजवाता हूँ। और टोपीचंद जी काबुली वाला के रहने के लिए मेजर ने हुकूमत सिंह ने एक अच्छे टेंट का इंतजाम करवा दिया। क्यों काबुल वाला, अब तुम्हारा जुकाम कैसा है? शायद अब कुछ ठीक अच्छा है, लेकिन जब लद्दाख से आया हूँ तब से एक बार भी ठीक नहीं आई है। और फिर हुकूमत सिंह के अनुरोध पर दूसरे दिन दोपहर को श्रीनगर में 2 मालवाहक हेलीकॉप्टर जरूरी सामान लेकर लद्दाख पहुंचे। कैप्टन पीर खां रिपोर्टिंग सर, आपके ऑर्डर से सामान श्रीनगर से सेंटर कमांडर ने यहाँ पहुँचाया है। वेरी गुड, मैं अभी आता हूँ। टोपीचंद, चलिए, आपके लिए मोटरबोट और हथियार आ गए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा मेजर साहब, मेरी छठी इंद्री कह रही है कि आज रात कुछ होकर रहेगा। और यह रही मोटरबोट, और यह छोटी जरूर है, लेकिन इसका इंजन बहुत ही शक्तिशाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन में विशेष किस्म साइलेंसर लगे हैं। बहुत अच्छा, हमें ऐसे ही मोटरबोट की जरूरत थी। और यह रहे आपके आधुनिक हथियार।
यह तो बड़ा अजीबोगरीब हथियार है, क्या कहते हैं इसे? यह सेना का अति आधुनिक गुप्त हथियार है, इस पे थर्मल बोल्ट कहते हैं। आइए इसकी मारक शक्ति दिखाता हूँ। और मेजर हुकूमत सिंह ने टोपी चंद को एक विशाल पत्थर के सामने ले गया। टोपी चंद, यह देखिए विशाल पत्थर, देख रहे हैं ना? अभी देखना इस थंडरबोल्ट से निकल कर ये मिनी रॉकेट क्या कर दिखाता है। और फिर हुकूमत सिंह ने थंडरबोल्ट का ट्रिगर दबाया और वह विशाल पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। वाह क्या खूब मेजर साहब, यह विशाल काय दैत्य का मुकाबला करने के लिए थंडरबोल्ट हमारे लिए सबसे उपयुक्त हथियार है। टोपी चंद, अब यह भी बता दीजिए कि मोटर बोट में आपने साथ कितने सैनिक ले जाएंगे? मेजर साहब, मेरे केवल काबुली वाला जाएगा और मेरा पठान पूरी तरह बटालियन के समान है। और इस रात ठीक 12 बजे सरोवर के जल में अशांत हो गया। आकाश में फिर से प्रकाश पुंज निकला आया। सरोवर के किनारे सैनिक फिर मूर्तिवे हो गई। लेकिन मोटर बोट में सवार टोपीचंद और काबुली वाला पर सम्मोहन करने वाली रोशनी का प्रभाव नहीं हुआ। टोपीचंद कंप्यूटर के अनुसार बिल्कुल सही निकला। और फिर प्रकट हुआ वह विशाल जल देता है। काबुली वाला, तैयार हो जाओ, जल देता है भी हम पर हमला कर सकता है। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा गुरु। जल देता रोज की तरह पूरे में भटकते हुए आकाश की ओर मुंह करके चिल्लाने लगा। टोपीचंद बहुत ही सावधानी से उसका पीछा करता रहा। जल देते की निगाह मोटर बोट पर पड़ गई। कोबली वाला, फायर करो, जल देता है हम पर हमला करने वाला है। मैं इसका कीमा बनाता हूँ। और जल देते ने अपना विशाल मुंह खोला और गुस्से में पुकारा। तब वह मोटर बोट की ओर बढ़ने लगा। हिंसक कबलू वाला, तुम फायर क्यों नहीं करते रही? कमाल है, इस थंडरबोल्ट का ट्रिगर तो दब ही नहीं रहा, माजरा क्या है? ठहरो, मैं अभी थंडरबोल्ट से फायर करता हूँ। यह कहकर मेरे थंडरबोल्ट का ट्रिगर नहीं दब रहा। लगता है किसी अज्ञात शक्ति ने हमारे हथियार को जमा दिया है। अब क्या होगा? इसी बीच जलदत्ते ने वार करने के लिए मोटरबोट को पलट दिया। काबुली वाला, आओ फटाफट तैर कर किनारे की ओर, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। टोपी वाला, आप जाइए, मैं एक पठान हूँ, जब मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं हूँ। अब इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। और काबुली वाला अपनी रामपुरी निकाल कर उस जलदैत्य पर टूट पड़ा। लगता है आज तक तेरा किसी पठान से पाला नहीं पड़ा। अब जेल मुझे चाकू का वार करने पर काबुली वाला चाकू टूट गया, पर दैत्य की गर्दन पर खरोंच भी नहीं आई। तेरा सत्यानाश हो गुरु। और फिर जलदैत्य ने एक झटके में वो काबुली वाला को पानी में झटक दिया। जलदैत्य काबुली वाला के मुंह में भरने के लिए आगे बढ़ा। आंखी और जो काम बड़े बड़े हथियार न कर सके वह काबुली वाला की एक छींक ने कर दिखाया। काबुली वाला छींक से डर कर दैत्य वापस पानी के अंदर चला गया। यह तो कमाल हो गया। और उधर वैसे, अरे, जल दैत्य सरोवर के अंदर चला गया। आकाश में प्रकाश पुंज भी गाय अंधकार में हो गया। काबुली वाला सुरक्षित तैर कर किनारे पर पहुंचा। क्यों काबुली वाला, तुमने कोई चोट तो नहीं आई? चिंता की कोई बात नहीं टोपी चंद जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। टोपी चंद जी, एक बात समझ में नहीं आई, विशाल काय दैत्य छींक मार से कैसे डर गया? काबुली वाला, तुम्हारी छींक कोई मामूली छींक थोड़ी ही थी, वह एक हट्टे कट्टे पहलवान की छींक थी। क्या समझे? हाँ हाँ, अगर ऐसी बात है तो मुझे छींकने के लिए भी सरोवर में साइलेंसर लेने सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। मेजर साहब, आज हम बुरी तरह थक गए हैं, कल सुबह ही आपके आगे की कोई नई योजना बनाएंगे। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है टोपी चंद जी, अब आप आराम कीजिए। और अगले दिन
सुबह तड़के एक भयानक चीत्कार सबको ये क्या जगा दिया, हिंसा, यह आवाज कैसी। और सभी लोग अपने अपने टेंट से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने सारी सरोवर के किनारे पड़ा हुआ एक अजीब दृश्य देखा। अरे, यह तो दैत्य है, दिन दहाड़े सरोवर से बाहर निकल कर यह कर रहा है। जरूर इसे कोई भयानक पीड़ा हो रही है। मैं अभी अपनी टोपी में लगे कंप्यूटर से परीक्षण करता हूँ। और जैसे ही टोपी चंद ने अपनी टोपी में लगे एक विशेष बटन को दबाया, उसकी टोपी से एक परीक्षण नली निकली। वह विशेष नली उस दैत्य की विद्युत तरंगों का निरीक्षण करने लगी। और फिर उसने कंप्यूटर को बताया, अज्ञात प्राणी, यह जंतु अत्यधिक बीमार है। इसकी हृदय से ऐसा प्रमाणित होता है जैसे किसी क्षण पूरी तरह निर्जीव हो जाएगा। टूटू, कमाल है, रात तक तो यह बिल्कुल ठीक ठाक था। तभी अचानक वहां तेज रोशनी फैली, सबकी आंखें बुरी तरह चकाचौंध होगी। लगता है उड़न तस्त्री फिर आ रही है। और टोपी चंद का अनुमान बिल्कुल सही निकला और एक विशाल उड़न तस्त्री आकाश में प्रकट हुई। उसे एक छोटा सा यान निकलकर उसकी ओर बढ़ते देखा। वह अजीब सा यान उनके करीब आकर रुका और हस्तस्पर्श से सभी उसी ओर देख रहे थे। और फिर यान का ऊपरी कवर खुला और उसमें से सूट पहने एक अंतरिक्ष यात्री प्रकट हुआ। उस अंतरिक्ष यात्री ने एक विशेष प्रकार के नंबरों की भाषा में टोपीचंद को संबोधित किया। टोपीचंद ने तुरंत अपनी टोपी में लगे कंप्यूटर से सलाह की, यह टू यह अंतरिक्ष यात्री अपने भाव दर्शा कर अपने शब्दों में अनुवाद करके आपसे बात करना चाहता है। आपकी भाषा, इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। दोस्त, हमने डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम यहाँ से कई प्रकाश मील दूर अंतरिक्ष गंगा से आए हैं। और उसी तरह कंप्यूटर अंतरिक्ष यात्री के अनुवादों करता रहा। दरअसल हम लोग आपकी दुनिया में एक विशाल वैज्ञानिक प्रयोग करने आए हैं। हमें यह जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रह के आप लोगों के ग्रह में पर पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। आप लोगों के ग्रह पर भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिक मंडली ने इस एकांत सतन को चुना। हमने आपके ग्रह में एक जंतु को सरोवर में डाल दिया। रोज रात हम इसकी उड़न तस्त्री से इसका परीक्षण करते थे, परंतु इस जंतु तथा अपनी सुरक्षा के लिए हम रोज रात अपनी पूरी सेना का विशेष किरणों द्वारा सम्मोहित कर देते थे। लेकिन आप लोगों ने सरोवर के अंदर आकर इसे जंतु से मुकाबला करने की कोशिश की और हमें अपनी विशेष चुंबकीय शक्ति द्वारा आपके खतरनाक हथियारों को जाम कर देना पड़ा। लेकिन आपसे एक बहादुर ने अकेले इस जानवर से लड़ने की हिम्मत की। यह विशाल जानवर उस बहादुर को निगल ही जाता कि अचानक उसने अपनी सांसें उस जंतु के मुंह पर अचानक जिंदा विषाणुओं को छोड़ दिया। उसकी खतरनाक जीवाणुओं के प्रभाव से यह जंतु दम तोड़ रहा है। हम आप लोगों से यह जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से खतरनाक जीवाणु हैं जिसके इतने शक्तिशाली जंतु को पल भर में बेहाल कर दिया। दोस्त, मेरे जिस बहादुर साथी ने इस जंतु को जूझने की हिम्मत की, वह असल में हमारी दुनिया का एक मामूली सा रोग जुकाम हो गया था। जुकाम में ऐसे खास किस्म के जीवाणु हमारे फेफड़ों पर हमला करते हैं कि हमारा शरीर जीवाणुओं को बाहर निकालने के लिए छींक पैदा करता है। उसी छींक के कारण वे जीवाणु इस जीवाणु की सांसों में चले गए। कमाल है, अगर तुम्हारी दुनिया में एक छोटी सी बीमारी इस विशाल जंतु नहीं झेल पाया तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति इससे बड़ी बड़ी बीमारी को भला कैसे मुकाबला कर पाएगी। अब हमारे लिए यही ठीक रहेगा कि हम तत्काल इस ग्रह को छोड़कर वापस अपनी आकाशगंगा में चले जाएं। अच्छा दोस्तों, आप लोग के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन दोस्त, इस विशाल जंतु को आप क्या करेंगे? क्या आप लोग इसे यहीं तड़पता मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, हमारे ग्रह के वैज्ञानिक इसकी तसल्ली कर चुके हैं। हम काल चक्र में उल्टा घुमा रहे हैं और इस जंतु को वापस अपने साथ ले जाएंगे। और फिर अंतरिक्ष यात्री ने एक विशेष यंत्र द्वारा अपनी उड़न तस्त्री से कुछ सिग्नल भेजे और कुछ देर बाद उड़न तस्त्री में अजीगर गर्भ किरणों की बौछार उस मरनास जंतु पर पड़ने लगी। देखते देखते वह विशालकाय जंतु एक अंडे के रूप में बदल गया। अच्छा दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस अपने ग्रह पर पहुंचकर इस अंडे को हम जंतु को दोबारा पैदा कर लेंगे। अलविदा दोस्त, हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग किसी जीव पर इतना आदर करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और वह अंतरिक्ष यात्री अपने यान में बैठकर वापस उड़न तस्त्री में चला गया। कुछ ही पलों में वह उड़न तस्त्री हमारी दुनिया से काफी दूर निकल गई। और दूसरे दिन शाम को मिशन की सफलता की खुशी में श्रीनगर सैनिकों के मुख्यालय में टोपी चंद और साथियों की शानदार पार्टी पर बुलाया। वाह मेजर साहब, आपने तो पूरा कुतुब मीनार जितना बड़ा केक बनाया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि केक काटने का सौभाग्य मेरे जिगरी दोस्त काबुली वाला को दिया जाए। लेकिन जैसे ही काबुली वाला केक काटने के लिए हाथ बढ़ाया, आंख छीन। और फिर उस शाम पार्टी ऐसा कोई भी बचा नहीं था जिसे हंस हंस कर बत्ती सी बाहर आ गई हो। आज तो मजा आ गया, ऐसा केक काटते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा ही।